फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का मुद्दा है ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग। बात करेंगे इस लड़ाई के पीछे के इतिहास पर, कैसे बदल गई दोनों के बीच की दोस्ती दुश्मनी में। बात होगी इसके कई खतरनाक पहलुओं पर, बात होगी कि कौन सा देश है किसके तरफ, और बात करेंगे हम कि किस में कितना है दम। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है सन 1979 की, जब ईरान की क्रांति हुई थी। तब ईरान में चली आ रही पहलवी राजवंश जो अमेरिका से जुड़ा हुआ था, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया गया था। तब ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की धार्मिक सत्ता यानी मजहब के आधार पर बनी हुई सत्ता वापस आ गई थी। इस धार्मिक सत्ता व्यवस्था के आने के बाद खुमैनी ने अमेरिका को बड़े शैतान का नाम दे दिया था। तभी से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में करवाहट आनी शुरू हो गई थी। उस वक्त इजराइल की तरफ से ईरान के आखिरी सम्राट मोहम्मद रज़ा पहलवी का समर्थन करना भी खुमैनी को पसंद बिल्कुल नहीं था। साथ ही तभी अमेरिका और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ऐसे हालात में खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान कहकर बुला दिया, यानी एक बड़ा शैतान तो दूसरा छोटा शैतान। यहाँ तक कि खुमैनी ने ईरान की राजधानी तेहरान और तेल अवीव के बीच के तकरार के बीच यह भी आरोप लगाया कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की। इस तरह कई मोर्चों पर उनके दरमियान ज़बानी जंग भी होती रही। मगर सन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद खुमैनी की नई सरकार ने इजराइल के प्रति शत्रुता यानी दुश्मनी की नीति अपनाई। नई ईरानी सरकार ने इजराइल को एक औपनिवेशिक चौकी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। ईरान ने एक राज्य के रूप में इजराइल की जो मान्यता थी उसे वापस ले ली और इजराइल के साथ सभी राजनयिक, वाणिज्यिक और अन्य सारे तरह के संबंधों को तोड़ दिया और अपनी सरकार को जायोनी शासन यानी पुश्तैनी या खुद की शासन और इजराइल की सरकार को कब्जे वाली फ़लस्तीनी शासन के रूप में बताना शुरू कर दिया था। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान को सहायता भी प्रदान की। 1960 के दशक से शुरू होकर कई ईरानियों ने फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन यानी फ्री पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन सहित अनेक फ़लस्तीनी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी मर्जी से काम भी किया था। उसके बाद तत्कालीन फ़लस्तीनी राष्ट्रपति यासिर मोहम्मद अराफात ने 17 फरवरी 1979 को ईरान का दौरा किया और इस्लामी क्रांति के बाद उस देश का दौरा करने वाले वो पहले विदेशी नेता बने। यासिर अराफात की यात्रा के दौरान ईरान ने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ दिए और इजरायली एम्बेसडरों को निष्कासित कर दिया। ईरान और इराक युद्ध की शुरुआत में यासिर अराफात ने सद्दाम हुसैन और खुमैनी के बीच मध्यस्थता करने की भी भरपूर कोशिश की। यासिर अराफात को डर था कि यह युद्ध कहीं फ़लस्तीन को मुद्दे से भटका न देगा। अराफात ने 20 सितंबर 1980 को व्यक्तिगत रूप से बगदाद और तेहरान की यात्रा भी की, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम रही और युद्ध के दौरान यासिर अराफात ने आखिरकार इराक का पक्ष ले लिया। कहा जाता है कि इजराइल ने साल 1967 के युद्ध के बाद एक इलाके पर कब्जा जमा लिया था। इस इलाके का नाम गोलान हाइट्स है और तेल अवीव आज भी इस जगह से सीरिया और लेबनान पर हमला करता है। 1980 के बाद ईरान की राजधानी और इजराइल के तेल अवीव के दोनों के बीच हमले हुए, लेकिन किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। दोनों शहरों के बीच सालों तक चले इस संघर्ष को शैडो वार का नाम दिया गया था। इस शैडो वार यानी कि छाया युद्ध में दो इलाके मुख्य रूप से सामने आए। इसमें लेबनान और सीरिया के कुछ इलाके शामिल थे। तब ईरान हिजबुल्लाह का खूब समर्थन किया। हिजबुल्लाह ही वह संगठन है जो लेबनान से इजराइल को निशाना बनाया था। उस वक्त इजराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले भी किए थे। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान ने सीरिया में उस देश के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन शुरू कर दिया था और इसी तरह उनके दरमियान ये लड़ाई चाहे अनचाहे गाहे बगाहे चलती रही। इधर हमास की अगुवाई में इजराइल और फ़लस्तीनी लड़ाका समूह के बीच सशस्त्र संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर नियोजित प्लान और अचानक हमले के साथ शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एकाएक हमले किए। इस हमले में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तब 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 200 के आसपास लोगों को अगवा कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से
हमास की तरफ से किए इस हमले में के बाद ईरान ने अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये बात सामने आई कि इजराइल के शहरों में हमले के लिए ईरान ने हमास का समर्थन किया था। और ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक अलग सी कहानी है जिसे इतिहास के पन्ने को पलटने से पता चलता है। इस बार ये हमला भी इजराइल के खिलाफ हमास नियंत्रित गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए कम से कम 3000 रॉकेटों के बैराज के साथ शुरू हुआ था। और एक दिन बाद इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास से सटे ईरानी वाणिज्यिक दूतावास की इमारत पर इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्म गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के एक वरिष्ठ कुड्स फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जहेदी और 7 दूसरे IRGC अधिकारियों के सहित 16 लोग मारे गए थे। 17 सितंबर को सिनबेट ने दावा किया कि उसने क्लेमोर माइन के एक पूर्व वरिष्ठ रक्षा अधिकारी की हत्या करने के हिजबुल्लाह के प्रयास को नाकाम कर दिया। लेकिन शहर बेरूत समेत देश भर में हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट यानी पेजर ब्लास्ट होने से कम 11 लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह जैसे समूह की मदद कर रहा है, जो उनका हमेशा दावा रहा है। इसलिए हाल में ईरान ने पहली बार खुद से इजराइल पर हवाई हमला किया। इसे लेकर ईरान की राजधानी तेहरान ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में संदिग्ध हमला किया था, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान के इजराइल की ओर 300 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइलें दागी गई। हमले से 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइलें, कम से कम 110 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। इस हमले के जवाब में तेल अवीव ने भी लगातार हमले शुरू कर दिए। तेल अवीव ने गाजा पट्टी पर हर तरफ से हमले किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का अनुमान है कि इजराइल की तरफ से की गई जवाबी हमले में अब तक टोटल 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में संदिग्ध विमानों की तरफ से सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले किए गए थे। युद्धक विमानों की तरफ से सीरिया में ईरान के दूतावास पर बमबारी के बाद ईरान की राजधानी ने कहा कि इस हमले में कुल 7 सैन्य सलाहकार की मौत हो गई थी। दरअसल ईरान ने मध्य पूर्व में सहयोगियों और प्रॉक्सी ताकतों का एक नेटवर्क बनाया है। सीरिया ईरान का सबसे खास सहयोगी है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर सीरिया की बशर अल असद सरकार को देश के 10 साल तक चले गृह युद्ध से बचने में भी मदद की थी। ईरान इराक में शिया मिलिटेंट्स का समर्थन भी करता है, जिन्होंने इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए। जॉर्डन में एक ठिकाने पर अपने 3 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यमन में ईरान जो है वो हौथी आंदोलन को समर्थन करता है, जो देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को कंट्रोल करता है। हौथियों ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और उसके समुद्र के नज़दीक जहाज़ों पर भी, तटकीय जहाज़ों के आसपास भी हमला किया। लेकिन हाल ही में ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से जो हमला, इसमें ईरान की तरफ से इजराइल के शहर तेल अवीव में 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया है, जिसे हाल ही में मारा गया है, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीति और सैनिक संगठन है। लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान 1982 में जब इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन बना था। पहले इस संगठन को ईरान और सीरिया सपोर्ट भी करता था। हिजबुल्लाह लेबनान का एक राजनीतिक दल भी है। अब बात करते हैं कि आगे भी लड़ाई अगर जारी रहेगी, किसके पास कितनी है ताकत, यानी किसमें कितना है दम। ग्लोबल फायर पावर की साल 2024 के इंडेक्स के मुताबिक ईरान की आबादी लगभग 9.5 करोड़ है, यानी हमारे शहर बिहार से भी काफ़ी कम है। वहीं इजराइल की आबादी लगभग 90 लाख बताई जा रही है, यानी हमारी देश की राजधानी दिल्ली से आधी से भी कम है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ईरान इजराइल से बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सैन्य शक्ति अधिक होगी। ईरान की सशस्त्र सेनाएं पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। इन सेनाओं में कम से कम 5,80,000 सैनिक हैं। इनके अलावा करीब 2 लाख ट्रेन रिजर्व फोर्स हैं। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन में बहुत पैसा खर्च किया है। इसके पास खुद का बड़ा हथियार का भंडार है।
ईरान के पास मिसाइलों का जबरदस्त बेड़ा है। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। जमीन पर युद्ध के लिए ताकत की बात करें तो इस मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास टैंकों की संख्या 1370 बताई जा रही है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरान के पास पनडुब्बियों की संख्या 19 है, वहीं इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। युद्ध की बात हो रही है तो परमाणु क्षमता की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के तारीख में अगर युद्ध होती है तो परमाणु के बिना नहीं हो सकता। इस मामले में इजराइल को आगे बताया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 80 परमाणु हथियार हैं। इनमें से ग्रेविटी बम भी अकेले 30 है। ग्रेविटी बमों को जहाजों द्वारा भी गिराया जाता है। वहीं इजराइल के पास दूसरे परमाणु हथियारों से हमला करने के लिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत तो होगी ही। इन मिसाइलों के लिए 50 परमाणु बमों को एक साथ छोड़ा जा सकता है। इजराइल के पास सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में कुल 1,69,500 सैनिक हैं। हालांकि इजराइल अपने लोगों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखता है। वहां के हर नागरिक को अनिवार्य रूप से सेना में काम करना ही होता है। इसलिए रिजर्व बलों में उसके सैनिकों की संख्या 4,65,000 और अर्धसैनिक बलों में 80,000 जवान रिजर्व हैं। जरूरत पड़ने पर इजराइल में हर आम इंसान हथियार उठा सकता है, हर आम इंसान। जवानों के मामले में अगर ईरान भारी पड़ता दिख रहा है तो हथियारों के मामले में इजराइल भी कम नहीं है। खासकर हवा में इजराइल की हालात मजबूत हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के पास कुल लड़ाकू विमानों की 612 है, वहीं ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान हैं। इजराइल की वायुसेना में अत्याधुनिक F-16S और F-355 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। खतरनाक। इसमें ईरान के पास आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों की कमी है। माना जाता है कि रूस ईरान के साथ मिलकर इनमें सुधार भी करने में मदद कर रही है। दूसरी तरफ इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेनाओं में से एक IISS मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास जेट विमानों की कम से कम 14 स्क्वाड्रन है, जिसमें F-15, F-16 और सबसे नई F-35 स्टील्थ जेट शामिल है। दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री देशों में ईरान 14वें नंबर पर आता है, जबकि इजराइल 17वें नंबर पर आता है। इजराइल के पास दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का भी अनुभव है। ईरान और इजराइल के बीच सबसे छोटी दूरी करीब 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास अपने परमाणु हथियार हैं, लेकिन यह जानबूझकर आधिकारिक रूप से छुपाता है। अमेरिका कई अरब देशों से बार बार आग्रह कर रहा है कि वह ईरान पर हमला न करने के लिए दबाव बनाएं। इसलिए इस सिलसिले में जॉर्डन के विदेश मंत्री भी ईरान का दौरा कर रहा था, लेकिन ईरान अपनी बात पर अटल है और बार बार धमकी भी दे रहा है और बता रहा है कि इजराइल उसको अपने नक्शे से बाज आ जाए, अपने कदम से बाज आ जाए। अब बात करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो कौन सा देश किस तरफ होगा। यह बात नई नहीं है कि फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में ज्यादातर पश्चिमी देशों का झुकाव इजराइल की तरफ रहा है। ईरान की बात करें तो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से पश्चिमी देशों ने दूरी बना ली है। अमेरिका के साथ कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे देश खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं, और अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो यह इजराइल को सैन्य भी मदद कर सकता है। दूसरे पूरे तनाव के बीच दुनिया की नजरें चीन और रूस पर टिकी हुई है। पिछले कुछ सालों में ईरान की चीन और रूस के साथ करीबी बढ़ी है। रूस और चीन के इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते हैं, लेकिन चीन गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों की निंदा भी करता रहा है। अरब देशों की बात करें तो इस युद्ध में सऊदी अरब, कतर, UAE और ओमान अहम किरदार अदा कर सकता है। कतर की बात करते हैं तो कतर के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। कतर ने इस्माइल हानिया की हत्या की कड़े से शब्दों में निंदा की है, लेकिन कतर अमेरिका को इजराइल के बचाव करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने के भी दे रहा है। वही ओमान की बात करें तो ये देश अमेरिका एक अच्छा दोस्त है। अमेरिका ओमान सालों से अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत का हिस्सा भी रहा है। वहीं सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक साझेदार माना जा रहा है और ईरान के साथ उसकी कई मुद्दों पर अनबन भी रही है।
10 मार्च को चीन की मध्यस्थता में दोनों पक्षों में आपसी रिश्ते को बहाल किया गया था। गाजा युद्ध में सऊदी अरब भी इजराइल का विरोध करता रहा है, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ईरान अगर हमला करता है तो माना जा सकता है कि सऊदी अरब अपने आप को दूरी बनाकर ही रखेगा, और वह न तो अमेरिका ही और न ही ईरान के खुले तौर पर साथ देगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इजराइल को देश के भीतर कई तौर पर मान्यता देता है, और पाकिस्तान का ईरान मान्यता नहीं देता। ईरान के साथ सीमा विवाद है, लेकिन पूर्व मध्य में तनाव के बीच दौरान फिलिस्तीन और ईरान की तरफ से खरा भी नजर आ रहा है। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान इसमें क्या भूमिका निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम परमाणु संपन्न देश है। अगर बात करें अपने देश भारत की, क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया में 2 मोर्चे पर लड़ाई चल रही है, एक है रूस और यूक्रेन, दूसरा इजराइल और हमास। इजराइल और ईरान में जिस तरह से तनाव बढ़ा है वो कभी भी एक खतरनाक जंग के रूप में ले सकता है। ऐसे में अब अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो कोई हैरानी भी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट सकती है। वहीं एक ऐसा हिस्सा भी होगा जिसमें वो देश होंगे जो जंग ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे। भारत भी इन्हीं में से एक हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से साथ दोस्ती वाले रहे हैं, क्योंकि भारत का हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति रहा है। इसका इतिहास यही है, क्योंकि हम गांधी, कबीर और बुद्ध वाले देश हैं। हर हाल में शांति चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। इसलिए तनाव के दौरान भी भारत दोनों पक्षों के तनाव का कम करने का ही आग्रह कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।